अच्छा, हमने ना पेस्टल का पी पहले लेक्चर में कंप्लीट किया, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या, तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक, वो सिस्टम की फीचर्स, और दूसरा उसमें इंपॉर्टेंट था कि बिजनेस के ऊपर गवर्नमेंट का, स्टेट का क्या इफेक्ट आता है, और गवर्नमेंट किस बिजनेस किस तरह से गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। दूसरे में हमने पढ़ा इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर। उसमें हमने तीन तरह के इकोनॉमिक इंडिकेटर पढ़े, लीडिंग है, कोइंसिडेंट है, और लैगिंग इंडिकेटर। आज के लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ना है, यानी इसका मतलब है कि हमने पी भी पढ़ लिया और ई भी पढ़ लिया, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एस, सोशल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे भी अगर हम कंप्लीट पढ़ते तो बहुत मजे की बातें हैं इसमें, लेकिन क्योंकि हम कंप्लीट नहीं पढ़ते, हम कंप्रीहेंसिव करके पढ़ रहे हैं, तो इसलिए उतना एक बस मजे लेंगे जितना एक क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। सोशल का मतलब होता है लोगों का बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर बिजनेस के लिहाज से, और बिजनेस का फिर बिजनेस किस तरह से उन लोगों के बिहेवियर को टैकल करता है। कहता है बिजनेस ऑपरेट विद इन द सोसाइटी टू सर्व नीड्स ऑफ इट्स पीपल। जिस तरह से लोगों की जरूरत होती है, बिजनेस वैसे वैसे बिहेव करता है। हाँ, कभी कभी ऐसा है कि बिजनेस बजाते खुद अपने पीछे लगा लेता है लोग, कुछ इस तरह से और उसका सबसे एक ही तरीका है सोशल मीडिया मार्केटिंग। मीडिया नहीं, सोशल मार्केटिंग, लोगों को किस किस चीज के पीछे लगाना है, किस तरह का उनका बिहेवियर बनाना है, ये भी वो इस तरह से कोशिश भी कर लेता है, ताकि लोग एक दफा ना, ये बात सच है या झूठ है वो मैं ज्यादा कंप्लीट बताऊंगा ही नहीं, कि किसी इलाके में ना प्याज कम होना शुरू, उसकी प्रोडक्शन कम हो। अब जो उनका बड़ा था, लीडर था, उसने सोचा कि यार प्याज की तो प्रोडक्शन बहुत कम है, तो अब क्या किया जाए। उसने एक रोला डाल दिया, मतलब एक कहानी सुना दी कि जुमेरात को प्याज नहीं खाना चाहिए। अब वो मिथ बन गई, और पता नहीं कितने अरसे तक, और इवन के स्टिल अभी भी कुछ लोग जुमेरात को प्याज नहीं खाते। अब क्या था, वो उनका माइंडसेट लोगों का चेंज कर। अभी ये जो आप लोग प्रोडक्शन इस्तेमाल करते हो, वो किस तरह से इस्तेमाल करते हो कि सपोज दैट आप एक दूध जो पैकेट वाला, आप लोगों को हालांकि आपको पता है कि ये एक प्रोसेसिंग फूड है, प्रोसेसिंग मिल्क है, और इसमें कोई ना कोई केमिकल जरूर होंगे, लेकिन वो आपको क्या कहेंगे कि एक वो जो गवाला होगा, वो दूध वाला, वो उसके ना गंदे हाथ दिखा देंगे मीडिया के अंदर, और वो कहेंगे जी इसके अंदर ज्यादा जरासीम है। और जो मम्मी डैडी ममिया हैं, उन्होंने फिर क्या करना है, वो कहेंगे कि ये तो सारी बातें फजूल है, आप पैकेट वाला दूध ही लेकर आया करें, उसमें ही सही, वही पाक साफ है। वो कहते हैं कि ये जो जम्स हैं केमिकल से ज्यादा खतरनाक, हालांकि केमिकल बजाते खुद सेहत को तबाह करते हैं। जब तो फिर हमारे जैसे जानदार ही होते हैं, वो तो हमारे साथ जाकर मिल जाते होंगे। जी जी, हाँ जी, अब जाहिर सी बात है ऑर्डर तो मैं बढ़ा नहीं सकता। अल्लाह। अच्छा, तो सोशल एनवायरनमेंट, इसमें बिजनेस और लोग, एक दूसरे का इंटरेक्शन हमने पढ़ना है, बिजनेस और लोग। अब लोगों की वेल देखिए, जैसे शादियों का सीजन आता है, बिजनेसमैन लोग उस तरह की चीजें प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। जैसे आजकल बसंत का सीजन चल रहा है, वो उस तरह की चीजें प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। कैसे? वैल्यू, द वैल्यू एंड कल्चर ऑफ अ बिजनेस शुड अलाइन विद द सोशल एनवायरनमेंट इन विच इट ऑपरेट। जिस इलाके के अंदर आपकी दुकान है, जिस इलाके के अंदर आपका बिजनेस है, आपने उन लोगों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, अलाइन विद द एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट। अब सोशल एनवायरमेंट है क्या? लोगों का मजहब, ये सोशल एनवायरमेंट है। अभी क्या टाइम है? 10:30, 11:15 तक। द सोशल एनवायरमेंट इंक्लूड, ये चीज है मेन। सोशल एनवायरमेंट क्या है? बिहेवियर। बिहेवियर से क्या मुराद है? लोगों का रवैया। कुछ लोग अपनी जिंदगी एक, कहते हैं ना, कफायत शारी के साथ गुजारना चाहते हैं, कुछ लोग फजूल खर्ची करने को तरजीह देते हैं। मतलब लोगों का बिहेवियर कैसा है, लोगों का एटीट्यूड कैसा है जिस जगह पर आप ऑपरेट कर रहे हैं।
एटीट्यूड, सोशल टेंडेंसीज, टेंडेंसी का मतलब है रुझान, डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक का मतलब पता है, डेमोग्राफिक का बेसिकली कहते हैं सोसाइटी की डिवीजन को, एज के लिहाज से, मजहब के लिहाज से, वैल्यूज के लिहाज से, अमीर गरीब, जातियात, ये सारे किस में आ जाता है, डेमोग्राफिक के। उसके बाद अब देखिए एक बहुत डेमोग्राफिक में एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि ये कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर उन्होंने कहा कि जनाब ज्यादा आबादी नहीं होनी चाहिए। अब हुआ ये कि अब वो जो लोगों ने कहा था अब वो बूढ़े हो चुके हैं और यूथ है नहीं। अब वहां पर जो लोग हैं वो किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं पता है आपको, बीपी की मेडिसिन का, क्योंकि अब वो जो पहले लोग थे जिसे बूमर कहते हैं अब वो खत्म होने वाले हैं। अब उनकी जो जरूरियात है, जाहिर सी बात है जिस जगह पर जिस तरह के लोग रहते होंगे जो सेल करने वाला है उस तरह की चीज सेल करेगा, क्योंकि हमने ये देखना है कि हम है बिजनेस और हमने देखना है कि हमने चीज कौन सी ऑफर करनी है। उसको देखने के लिए हम लोगों का बिहेवियर देखेंगे, एटीट्यूड देखेंगे, उनका रुझान देखेंगे, डेमोग्राफिक देखेंगे, वहां पर कौन लोग रहते हैं, क्या वहां पर क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और हिंदू तीन सोसाइटीज के लोग रहते हैं। जिस तरह के लोग रहते हैं फिर उस तरह की चीजें ऑफर करना शुरू कर देंगे। आपने देखा होगा कि बाहर के मुल्कों के अंदर ना हलाल फूड थोड़ा महंगा मिलता है, वजह क्योंकि वहां पर उस चीज की जरूरत है लेकिन डिमांड कम, डिमांड भी है लेकिन वो एक उन्होंने मार्केट ऐसी स्ट्रक्चर कर दी है कि ताकि लोगों को लगे कि अच्छा जी यहां से मुश्किल से हलाल फूड मिल रहा है, बस वो लिखते हलाल है तो हो जाता है, पता नहीं उसमें आगे क्या चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, उसके बाद है ये तीन तरह के फैक्टर हो गए, सोशल, कल्चरल और डेमोग्राफिक। सोशल के अंदर क्या आ जाता है, हैबिट्स, टेस्ट, वैल्यूज, फैशन वगैरह। अब हम कहते हैं कि कुछ लोगों का आदत ऐसी होती है कि वो रात को खाना खाते बाहर से, कुछ लोगों का मतलब हर बंदे की अपनी आदत के हिसाब से। ये किस कौन से फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर कौन से होंगे, रस्मो रवाज। उसके बाद डेमोग्राफिक में ये चीजें आ जाती हैं, कहते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोसाइटी, किस बेस के ऊपर, एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल, सोशो कल्चर, वैल्यूज एंड एथिक्स, एज, जेंडर, एथनिसिटी, पॉपुलेशन, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ एंड एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर। ये 6 ऐसे हैं जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं। पेपर में पहला सवाल आपको आ सकता है कि इनमें से कोई चीज देकर वो कहता है बताओ ये कौन से फैक्टर है, या वो आपसे डेमोग्राफिक फैक्टर्स लिखवा भी सकता है 5-6 एज इट इज, आपने सिर्फ इनको याद करके एज इट इज लिख देना है, कोई चीज इसमें कोई है आगे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद करके लिखना है। सिर्फ ये चीज जो लिखी है ना ये आप इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए लिखी है, पेपर में अगर सवाल आता है तो ये है बस। हाँ इसके आगे फर्दर अगर कोई सवाल है ना, एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल, अब अपने आप को सोचना है, कंज्यूमर लाइफस्टाइल, कंज्यूमर कौन है, जो टारगेट है हमारा, एंड एटीट्यूड आर कॉन्टिन्यूली चेंजिंग, कहता है जो लोग हैं उनका लाइफस्टाइल हमेशा चेंज होता रहता है। खासतौर पर खवातीन का देख लो हालात कि वो जो फैशन का ट्रेंड है वो जैसे जैसे चेंज होता है मार्केट में वैसे वैसे कपड़े जूते आना शुरू हो जाते हैं। The constant shift of the culture due to globalization and rapid advancement in technology impact consumer practices and buying certain product। जैसे जैसे उसका लाइफस्टाइल चेंज होता है तो जो कंपनी होगी वो क्या करेंगी, अलाइन विद देयर लाइफस्टाइल ऑफ द कंज्यूमर। पेपर में दूसरी चीज ये है जो आ सकती है, सोशल कल्चर वैल्यूज के फैक्टर कौन कौन से, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रस्टवर्थ, लॉयल्टी, फेयरनेस, ये चीजें। कहता है द मॉरल मैनेजमेंट अप्रोच इज लाइकली टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे बिजनेस की एथिकल वैल्यूज बेहतर होंगी, हमारे बिजनेस का सोशल कल्चरल वैल्यू बेहतर होंगी, तो हमारा जो कंज्यूमर के साथ है रिलेशन वो लॉन्ग रन तक रहेगा। और वो किस पर बेस करता है,
आपकी ईमानदारी पर। ये किसकी ईमानदारी बताई जा रही है, लोगों की या बिजनेस की? बिजनेस की। बिजनेस की ईमानदारी, उसकी इंटेग्रिटी, उनका ट्रस्ट, लॉयलिटी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब पता है? एनवायरमेंट के लिए, बिजनेस की जो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ओबीडियंस टू एल्डर, इसका क्या मतलब है? ओबीडियंस टू एल्डर, वो अक्सर ना वो कोई जो लड़का दुकानदार अगर थोड़ी सी बदतमीजी कर देते तो आगे जो भी बुजुर्ग हो, खातून या वो कहता आपको उम्र का लिहाज नहीं। वो कहता ये भी आपने ख्याल रखना है कि आपने अगर बड़ा छोटा है उसकी तमीज करनी है। रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स और राइटियस मीन्स ऑफ अर्निंग, ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाती हैं? सोशल कल्चरल वैल्यूज। और ये वैसे पढ़ने के लिए अच्छा है। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ सोसाइटी विद रिस्पेक्ट टू एज, जेंडर, रेस। अच्छा, रेस का मतलब क्या है? रेसिज्म, एथनिसिटी, ये क्या होता है? मजहब, अकलीते और लोकेशन। सबसे पहले तो वो कहता है डेमोग्राफिक्स आर एट द हार्ट ऑफ मैनी बिजनेस डिसीजंस। कहता है बिजनेस डिसीजन लेने के लिए डेमोग्राफिक देखना बहुत जरूरी है। आप जिस इलाके में बैठे हो, एज, जेंडर, रेस, एथनिसिटी और लोकेशन सोचना जरूरी है। फिर डेमोग्राफिक्स हेल्प्स द बिजनेस डिफाइन द मार्केट ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड डिफाइन करेगी कि आपने कौन सी चीज बनानी है। और इट आल्सो डिटरमाइंस द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द वर्कफोर्स। ये वैसे आप लोगों के लिए बनाया है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। ये जो जनरेशन की टाइप बोली जाती है, लेकिन जरूरत पड़ गई हमें। पेपर में एक दफा ये लफ्ज इस्तेमाल हो चुका है, ये वाला मिलेनियल। अदरवाइज पहले इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, ना ही कोई पढ़ाता था, लेकिन एक दफा उसके अंदर अब ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो किसी को पता ही नहीं चला तो जवाब कैसे देना। तो इसलिए मैंने फिर सारी जनरेशन ही लिख दी। वो कहता है कि जो तो 1900 तक लोग थे ना, वो वैसे सारे के सारे अब नहीं है, लॉस्ट जनरेशन। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर तो 60-70 साल एवरेज एज रह गई है, लेकिन बाकी दुनिया के अंदर है 100+। जापान के अंदर 100+ एवरेज है, तो इसलिए वहां पर अभी ये चीजें कंसीडर हो रही हैं। वो कहता है ग्रेट टेस्ट 1927 तक ग्रेट टेस्ट या GI जनरेशन समझी जाती थी, ये भी ऑलमोस्ट अब नहीं है। 1945 तक साइलेंट जनरेशन, मतलब कोई टेक्नोलॉजी से सारे दूर थे। यहां से शुरू हो रहा है काम हमारा, ये लोग इधर अभी अवेलेबल हो सकते हैं। इसके नीचे ऊपर वाले गए बेबी बूमर्स, ये बूमर्स भी बोला जाता है, बेबी बूमर भी बोला जाता है। ये 46 की जो तो पैदाइश है, और उसके बाद की पैदाइश है जो 64 तक की है। इसका मतलब है अगर 64 वाला कोई होगा वो तो अभी जिंदा हो, वो तो कई जिंदा होंगे। 1964 वाले तो कई जिंदा हो सकते हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन 1940 से लेकर अभी ये बूमर स्टार्ट हो गए। अब इन बूमर्स की यहां से हमारा बिजनेस शुरू हो रहा है। जिस जगह बूमर रहते होंगे ज्यादा, उनका जो लाइफस्टाइल होगा, जाहिर सी बात है ना तो वो अच्छे कपड़े पहनने के ख्वाहिश में, वो कहेंगे बस चलते फिरते रहे, कंफर्टेबल हो, उनके लिए वैसी चीजें वो प्रोड्यूस करें। फिर बूमर्स के बाद आ गया 1980 तक जनरेशन एक्स, 65 से 1980 तक उनको जनरेशन एक्स बोलते हैं। मतलब आप लोगों के लिए वो सारे प्रीवियस है। जहां से फिर 1981 से लेकर 96 तक ये जो जनरेशन है ये अभी मौजूद है, लेकिन इनके जो समझ लें प्लान्स हैं वो जेनजी से डिफरेंट है। मतलब जो, क्योंकि ये आगे तो जेनजी स्टार्ट हो गया ना 1997 से, ये लोग और ये लोग इनका मैच चल रहा है। मेन सबसे ज्यादा ये आ चुके हैं पेरेंट्स की सिचुएशन में, और ये अभी इंशाल्लाह में है।
पढ़ना है तो इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, जॉब शुरू करें तो इंशाल्लाह कर लेंगे, मतलब मेंटली तौर पर फ्री। और जो जनरेशन अल्फा है ना, वो अभी स्टूडेंट लाइफ के अंदर है, क्योंकि 2013 के बाद जिनकी पैदाइश हुई है वो अभी मैट्रिक में होगा, कोई 8वीं क्लास में होगा, कोई वो इस तरह से। और अभी बेटा है वो अभी माम माम बोलता है या रोता है। सर जी आप इसमें मैं लास्ट में सर नहीं, मैं कह रहा हूँ जनरेशन वाइज मिलेनियल तो जारी सी बात है। ये एक्स में अगर मैं एक्स में आता हूँ ना तो फिर आप वाई में आते हैं। तो ये बेसिकली वही है, एक्स वाई जी अल्फा बीटा और आगे कौन सा है, गैमा। अच्छा, ये जनरेशंस बनी है टेक्नोलॉजी के बेस पे, एनवायरमेंटल और टेक्नोलॉजी को देख कर ना ये जनरेशन बनी है। जैसे लोगों का बिहेवियर और एटीट्यूड चेंज होता है ना, वैसे वो जनरेशन चेंज कर देते हैं। और पहले जनरेशन देखें, पहले की जो जनरेशन है ना, क्योंकि चेंजेस स्लो होती थी तो जनरेशन का जो गैप है वो भी बहुत ज्यादा है। और अब जो है वो हर 10 साल तो बहुत दूर की बात है, अभी 5 सालों के अंदर इतनी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं, फिर बिहेवियर के अंदर भी चेंज आ जाता है। अब बिजनेसमैन ने इनको देखता है, क्यों? क्योंकि उसने चीजें बनानी है और उसके लिए फिर वो कहता है कि थोड़ी सी मैंने एक स्टोरी लिखी तो है यहाँ पर, कहता है पॉपुलेशन एज बिजनेस ऑफरिंग, ये सारा बातें सिर्फ यहां पर देखें। मैनी बूमर्स आर नियरिंग रिटायरमेंट and have money that they would prefer to spend on health and comfort or their leisure activities of their later years। कहता जो जिंदगी रह गई है उसके लिए वो चाहते हैं। अब जो बिजनेसमैन होगा, यहां ज्यादा बूमर रहते होंगे, वहां पर कोशिश करेगा, और ये नहीं कि ये नहीं रहते, ये तो हमारे यहां नहीं रहते, बाहर के मुल्कों के अंदर बहुत ज्यादा बूमर्स की तादाद, और उनके लिए वो चीजें प्रोड्यूस करेंगे। मिलेनियल का क्या तरीका कार होगा? नो मेक अप अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड देयरफॉर, कि सबसे ज्यादा इस टाइम कौन सी पॉपुलेशन है? मिलेनियल की। एंड देयरफॉर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। दे आर टेक्नोलॉजिकली सेवी, फाइनेंशियली एम्पावर्ड एंड एंजॉय कंपैरेटिवली हायर डिस्पोजेबल इनकम। मतलब ये वो लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि अभी जो जूमर हैं, मतलब जेनजी जिसे कहते हैं, वो अभी इस काबिल नहीं हुए ज्यादातर नहीं, लेकिन जो 97 की पैदाइश है, जाहिर सी बात है वो तो इस काबिल हो चुके होंगे कि हाँ, मेंटालिटी थोड़ा सा इनके साथ मिलती जुलती होगी। लेकिन वो जो 2012 में आ रहे हैं ना, 2012, 2010, 2008, वो अभी इस लेवल पर नहीं पहुंचे। तो मेन उन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं इनके पास पैसा भी है, ये लाइफ को मेन ये जी रही है। अब इसने ये डेमोग्राफिक एज ग्रुप को पहले डिस्कस किया, ये डेमोग्राफिक को ना अलग अलग से डिस्कस कर रहे हैं एज ग्रुप के अंदर। उसके बाद क्या आ जाता है? एथनिसिटी एंड नेशनैलिटी। कहता है जो बिजनेस है ना, वो ना मुल्क को देखता है ना मजहब को देखता है, वो किसको देखता है? पैसे को। चाइना तस्वीरें बना रहा है, हालांकि वहां मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, वो देखता है कि लोगों को क्या जरूरत है। आपने ना इसे देखा था कि अमेरिका ने चाइना की गुड्स का बाइकआउट शुरू किया। अब चाइना ने चाइना बाइकआउट गुड्स के नाम से अमेरिका के अंदर शर्ट्स बेची थी। मतलब वो उन्होंने चाइना बाइकआउट की शर्ट्स बनाई, चाइना ने थी। तो ये वो सिर्फ बिजनेस को देखते हैं। आज भी चाइना अगर चाहे तो अमेरिका को टफ टाइम दे सकता है, वो नहीं देता। वो कहता मेरी मार्केट है, सबसे ज्यादा मार्केट चाइना की है अमेरिका के अंदर, क्योंकि वहां पॉपुलेशन है ना। तो वहां पर चाइना को जहां चाहिए उसने अपना सामान बेचना है। अगर जंग लगाकर बैठ जाएगा तो सामान कहां बेचेगा? और अमेरिका क्यों जंग लगाता रहता है? अमेरिका के पास है असला, उसने वो बेचना है। अगर वो जंगे नहीं लड़वाएगा, लोगों को नहीं मरवाएगा, रोले नहीं डलवाएगा, तो उसका असला कैसे बिकेगा? तो मेन वो बिजनेस है उनका। अब ये देखिए, वो थोड़ा अभी ये ईरान का मसला चल चुका है, ये थोड़ा थोड़ा बस एक दूसरे को बस डराते रहेंगे ताकि ये अब हमारा असला बिकता रहे, लोग बाकी लोग डर के असला खरीदें। अभी जो सऊदी अरब ने या जितने भी गल्फ एरिया के कंट्रीज हैं,
पता नहीं किस हद तक वो असला खरीद चुके हैं, और प्लस वो अपने डिफेंस के लिए डिफरेंट मुल्कों के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। जैसे अभी पाकिस्तान के साथ उन्होंने कुछ मुल्कों ने एग्रीमेंट किया, तो मेड वो एक तो वो चाहते हैं कि एटमी पावर भी जो एक चीज आ चुकी है, अदरवाइज मैं कहता हूं जितना ये डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं ना, इनको अकल आ जाए ना, यही पैसा पूरी दुनिया में अगर ये लगा ले तो बंदा बच्चा बच्चा अमीर हो जाए, जितना ये पैसा एटम बम पे लगा रहे हैं। एथनिसिटी में क्या आ जाता है? एथनिसिटी, एथनिक डाइवर्सिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर बिल्डिंग प्रॉस्पेरस एंड प्रोग्रेसिव बिजनेस। कंपनीज रिकॉग्नाइज द इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी इन देयर वर्कफोर्स एज इन द सोसाइटी। ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाने के लिए वो क्या करेंगे? अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी और एक्सपीरियंस सारे के सारे इन चीजों को देखकर, और वो चीजें किस फैक्टर्स में आ जाएंगी कि आप लोगों के पास अगर कोई रहता है, अगर सपोज दैट आपके पास एक ऐसी सोसाइटी है जहां हिंदू ज्यादा रहते हैं, एक सोसाइटी है जहां क्रिश्चियन ज्यादा रहते हैं, एक सोसाइटी है जहां मुस्लिम ज्यादा रहते हैं। अब जब आएगा 25 दिसंबर, तो आप जहां क्रिश्चियन ज्यादा रहते होंगे वो फौरन कहेगा कि यार इन लोगों के लिए मैंने क्या चीज ऑफर करनी। जहां मुस्लिम रहते हैं, जब कोई इनको ईद आएगी, वो ईद वाली चीजों को, और जो हिंदू है वो दिवाली वाला जो सिस्टम उनका होता है, तो वो सारी चीजें अकॉर्डिंग टू जिसे मिनॉरिटीज कहते हैं, उस मिनॉरिटीज में भी देखी जाती है। फिर आ गया एज प्रॉब्लम। ये वो एक कहानी है जिसके बारे में पूरी दुनिया, बाहर पाकिस्तान नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर सम वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली कंट्रीज ऑफ यूरोप, देयर इज एन एजिंग इंडिजियस पॉपुलेशन. The birth rate is low and the number of new babies per woman age has fallen. वहां पे तो वैसे भी लड़कियां लड़कियों से शादी करने लगी हैं, लड़के लड़कों से शादी करने लगे हैं, तो पॉपुलेशन कहां से होगी? नहीं, यहां पर उन्होंने जब ये लॉ पास हुआ तो पॉपुलेशन तो खत्म हो गई। अब वहां पर जो बूढ़े लोग हैं वो उनकी तादाद ज्यादा हो गई है। ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम इज नॉट बीइंग एप्रिशिएटेड। वहां फैमिली बनाना एप्रिशिएट ही नहीं किया जाता। वहां पर पहले इवन के पाकिस्तान में ऐसे फजूल से लोग हैं, कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे जितने हो क्या है, लेकिन वहां पर क्या है, वो लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग, ये कि थोड़ा ये तादाद नहीं है, बहुत सारे लोग, उनको लगता है ये जो ट्रैफिक है ना, ये ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से। ये तो मिसमैनेजमेंट है। पॉपुलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर सही पॉपुलेशन को मैनेज किया जाए तो। अगर आपके पास लेबर पावर ही नहीं है, वर्क फोर्स ही नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान के अंदर बाहर की दुनिया क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि ये खुद ही काफी है। अमेरिका के अंदर 70% बाहर के लोग रहते हैं, डेनमार्क के अंदर 70% बाहर के लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अपने लोग ही नहीं है। लेकिन अब इस वजह से वहां पर चेंजेस आ रही है। देखिए वो कहता है फैमिली सिस्टम को तो वो कह ही नहीं रहे। एंड बर्थ रेट हैज फॉलन डाउन विच इज मेजर कॉज ऑफ द लैक ऑफ वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन। एट द सेम टाइम एवरेज लाइफ हैज बीन इंक्रीज, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी उनकी अच्छी है, हेल्थ की फैसिलिटीज अच्छी हैं, तो उनकी जो एवरेज लाइफ है वो ज्यादा है। इसका मतलब है बूढ़े जा नहीं रहे, नए आ नहीं रहे, तो जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम है। और उनको सोचना है, सोच भी रहे हैं कि अच्छा यार हम प्रोडक्शन प्रोड्यूस कैसे करवाएं। As consequences, there is an aging population, which means that the larger proportion of the population then in past will be the older age, say past normal retire age. अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट आर अवेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इस डेमोग्राफिक चेंज इज इन द फ्यूचर द माइट बी रिलेटिवली स्मॉल वर्किंग पॉपुलेशन एंड वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द रिटायरमेंट। अच्छा, फिर इसको हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? ये कुछ चीजें लिखी हुई है, ये मैंने ऐसे नंबर दे दिया है। ये बेसिकली उस एजिंग वाला जो मसला है ना, उसको हल करने के लिए। परमिटिंग एमिग्रेशन ऑफ द पीपल, क्या मतलब है? बाहर के लोगों को बुलाए। जैसे अब एशिया में पॉपुलेशन है, बाहर पॉपुलेशन ही है, तो तकरीबन आधा एशिया यूरोप में रहता है। आपने पाकिस्तान में देख लें, आपको कोई यूएसए का बंदा यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आया होगा, यूरोप, फ्रांस का, कनाडा का, कोई भी नहीं आया होगा। और आप कनाडा चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको हर दूसरी नुक्कड़ पे इंडियन मिलेगा, बांग्लादेशी मिलेगा, श्रीलंकन मिलेगा, पाकिस्तानी मिलेगा। चाइना के पास अपनी अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है, लेकिन चाइना भी पूरी दुनिया में छाया हुआ।
तो वो कहते हैं कि एक एमिग्रेशन परमिट कर दे। दूसरा, इंक्रीजिंग द एवरेज एज विच इंडिविजुअल में रिटायर विद द एंटाइटलमेंट टू, वो कहते हैं कि जो उसकी ना रिटायरमेंट एज ज्यादा थोड़ी सी कर दे ताकि जो लोग काम कर रहे हैं ना थोड़ा और चल जाए। एनकरेज इंडिविजुअल टू वर्क बियॉन्ड देयर नॉर्मल रिटायरमेंट एज, प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ सब्सिडी टू टैक्स इंसेंटिव इंडिविजुअल कपल हु हैव चिल्ड्रन। कहता है जो बच्चे हैं उनको और प्रमोट किया जाए कि ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उनके, होता है डेनमार्क में स्कॉलरशिप मिलता है कि जिसका एक बेटा है जिसके, लेकिन प्रॉब्लम वाला क्या है, वहां के लोग कहते हैं वो अपनी जिंदगी जीते। हमारे यहाँ तो एक औलाद का कॉन्सेप्ट है, प्यार मोहब्बत का कॉन्सेप्ट है, माँ बाप अपनी औलाद से बड़ा प्यार करता है, औलाद अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत करती है। तो ये इस कॉन्सेप्ट की वजह से ना यहाँ पर तो जिसकी औलाद ना हो उसका जीना हराम कर देते हैं। तो बाहर और यहाँ के सबसे, और बाहर के लोग कहते हैं यार औलाद होगी क्या, हमें पैम्पर लेने पड़ेंगे, हमें उनको एक देखना पड़ेगा, फलाना टिमकाना। और जो शादी करते हैं 90% हस्बैंड छोड़ देते हैं, और वो जो खवातीन होती है वो कहती है कि शादी करके फांसी गई हूँ, वो एक सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, माँ तो वो भी होती है चाहे वो नॉन मुस्लिम ही क्यों ना, प्यार का वो भी उसके अंदर होता है, लेकिन ना वो छोड़ सकती है। तो सिंगल मदर का कॉन्सेप्ट है ही बाहर। ये तो लफ्ज जो क्रिएट हुआ है, जो पाकिस्तान में आज सिंगल मदर का लफ्ज आ चुका है, ये आया तो वहां से है। फिर उसके बाद माइग्रेटेड एंड इमिग्रेटेड पॉपुलेशन, ये किसकी बात हो रही है, अब वापस बिजनेस पे आ रहे। बिजनेस में वो कहता है कि जो बाहर बिजनेसमैन है ना, मिसाल के तौर पर अब यहाँ पहले अमेरिका के अंदर कोई अगर मुस्लिम नहीं था तो वहां पर कोई हलाल खाने का कोई सिस्टम भी नहीं होगा, अब वहां पर लाजमी होगा। वजह आपने सुना होगा, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड वाला कॉन्सेप्ट जो होता है कि अब आपको वहां पर जब ये चीजें गई तो अब ऑटोमेटिकली लोगों ने उसके लिए हलाल खाने का बना दिया। इन मॉडर्न वर्ल्ड इंटरनेशनल बाउंड्रीज आर बिकमिंग लेस सिग्निफिकेंट constant and increasing migration across countries. In many Western nations, the number of babies born to the local population has been decreasing in recent years. कहता है कि उनकी अपने जो बच्चे हैं वो उनकी रेशो कम हो गई है, whereas the number of babies born to the migrant population, ये यहाँ के जो जा रहे हैं ना ये उधर भी comparatively high. This is directly affecting the market and business. जाहिर सी बात है कि जो अंग्रेज बच्चे होंगे उनकी कोई और डिमांड होगी, और जो माइग्रेटेड लोग होंगे उनकी कोई और डिमांड होगी। तो वो कहते हैं कि इस वजह से वहां पर मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। वहां पर पहले जो चीज खाने पीने या चीजों बिकती थी ज्यादा, अब वो चीजें कम बिकना शुरू हो गई हैं। और जो लोग बाहर के आ गए, आप अक्सर आपके खानदान में अगर आप इर्द गिर्द नजर दुनाएं तो आपने सोचा होगा कि अब वो जो बाहर शादी भी बाहर, फिर अब बच्चे बड़े भी उधर ही हो रहे हैं। मुझे तो लगता है कि एक दिन अंग्रेज उधर खत्म ही हो जाएंगे, वो सारे ये एशियन ही लोग वहां पर रह जाएंगे, और ऐसा है भी सही। अब इंडिया के अंदर यूएसए, यूके और रशिया, इधर आप देखेंगे प्रॉपर मस्जिद हैं, प्रॉपर इनके लिए अब सब कुछ बनाया गया है। वहां अगर किसी की डेथ हो गई है तो उनके जनाजे का इंतजाम सब कुछ उन्होंने किया हुआ है और ऑफिशियल किया हुआ है। यहाँ पर तो हमारा होता है ना, वहां पर तो मैंने ये सुना है कि वो उन्होंने बनाया हुआ सिस्टम ऐसा कि आप पैसे दे दे वो सारा कुछ ही कर देते। तो दफीन तक, क्योंकि वहां पर इस तरह का फैमिली स्ट्रक्चर तो जो भी है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो अगर डेथ होती है तो 500 बंदा आ जाता है, वहां पर इतना तो है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सिस्टम डेवलप कर लिया। क्यों किया है? क्योंकि लोग आए, अब जैसे लोग आए मार्केट की डिमांड बढ़ गई, वो मार्केट डेवलप हो गई। फिर उसके बाद है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी जहां पर अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, वहां पर कोई किसी और तरह की मार्केट है। जहां पर ये चीजें बराबर बराबर हैं वहां पर कोई और मार्केट है। हेल्थ, जहां पर सेहतमंद लोग हैं वहां की मार्केट अच्छी होगी क्योंकि वर्क फोर्स है वहां पर, और जहां पर बूढ़े और बीमार लोग हैं वहां पर कोई और मार्केट होगी। एजुकेशन, जहां पर अच्छी एजुकेशन है, मतलब बिजनेस कंपीट इन ग्लोबल इकोनॉमी रिक्वायर्ड इंक्रीजिंग हाई लेवल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये प्रोवाइड भी करेगा और ऐसे लोग डिमांड भी करेगा, मतलब अपने लोगों को जो एग्जिस्टिंग है उनको ट्रेन करेगा, एजुकेट करेगा, और जो आ रहे हैं लोग उनके लिए वो कहेगा कि ट्रेंड है और
एजुकेटेड लोग हैं। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर तो लॉ एंड ऑर्डर में किस में आ रहा है कि एनी, ये बिजनेस के लिए कह रहा है, any unlawful या harmful act related to the loss of goods business due to the robbery, theft, corruption या hijacking impact the business and environment. The following are some negative effect on unfavorable law. जिस मुल्क के अंदर लॉ अच्छा नहीं होता उसमें वो कहता है ये मसले आ सकते हैं, और ये मसले सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 2-4 मैक्सिमम 4 देख लेने, बाकी एक नजर पढ़ लेने। लॉस ऑफ स्टाफ एंड कस्टमर। अगर अब देखें ना, लाहौर के अंदर अब 3 बजे भी आपको कस्टमर भी मिल जाएगा, सप्लायर भी मिल जाएगा। 3 बजे आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल जाएगी। यही कराची में देखें तो ऐसा कुछ नहीं होगा। रात के 8 बजे के बाद आपको सुनसान नजर आएगा। वजह लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पर अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट का सेल फोन चोरी हुआ, 2 स्टूडेंट्स का, एक स्टूडेंट तो आपकी क्लास में और 2 स्टूडेंट्स का मोबाइल चोरी हुआ। मैं कहता हूं कि उन्होंने एक दिन के अंदर ट्रेस कर लिया। अब जिस बंदे ने मोबाइल चोरी किया और ट्रेस हो गया, अब दूसरी दफा वो चोरी नहीं करेगा मोबाइल, वो कहेगा यार ये तो मोबाइल ट्रेस हो जाता। अभी रिसेंटली एक मोबाइल आईफोन चोरी हुआ, तो उन्होंने पता करवा लिया कि कहां पर है। अब वो बंदा ले गया उनको वहां, और जब वहां पर पहुंचे तो वो अपना ही निकला कोई। ये एक मसला खराब था। अब वो क्या कहेगा या किस, बाकी तो आगे सिचुएशन यही है कि, और मजे की बात यह है कि वहां पर वो पहुंचे तो जाहिर सी बात रिश्तेदार था वो, तो वहां पर उन्होंने खाना खुना खिलाया उनको, और फिर उन्होंने समझा कि मिलने आए, फिर उन्होंने कहा जाओ यार मोबाइल लेकर। और मजे की बात है उसने भी ये नहीं कहा कौन सा मोबाइल क्या समझ, वो भी चुप करके ऊपर गया और मोबाइल लेकर हाथ में खड़ा। फिर उन्होंने आगे जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं कहा। लेकिन यह है कि आज के दौर में अगर आप किसी की चीज जिस खास तौर पर जो टेक्नोलॉजी के साथ लिंक्ड है चोरी करते हैं ना, उसका तो पकड़ेगा। और दूसरे लफ्जों में अब ये सच्चा इश्क है, ये भी रेगुलेशन के साथ आगे लेकर जाना। बगैर रेगुलेशन के मतलब शरई तरीके से वैसे भी गलत है ये, लेकिन अगर कभी जिंदगी में कोई दिमाग में आए तो अब सिक्योर नहीं है। मैंने केस अभी रिसेंटली देखा कि वो इस तरह का कोई वो एथलीट टाइप लोग होते हैं, वो भागकर शादी कर लेते हैं। वो कहते हैं नहीं बैठकर शादी नहीं करनी, भागकर कर। वो जो भागकर उन्होंने शादी की पकड़े गए, उन्होंने इतना, वो भी जाहिर सी बात है सारी टेक्नोलॉजी को जानते थे, किसी मोबाइल पता नहीं कहां से कैसे उन्होंने ट्रेस किया कि सिर्फ एक कॉल उन्होंने की थी, गलती से पकड़े गए। तो इसलिए बेहतर यही होता है। वैसे भी इस्लाम में तो औरत का निकाह जायज ही नहीं है विदाउट द परमिशन ऑफ वली, मतलब उसके बाप, भाई, माँ, जो इनमें से हायरार्की के साथ कोई जिंदा है तो उसके पॉसिबल ही नहीं है। तो ये है ही गलत। ये तो पता नहीं हमारे यहाँ कोर्ट मैरिज कर कैसे देते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये शरई तौर पर है ही नहीं, खत्म हो गई। अब कोर्ट मैरिज अब हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉसिबल पहले भी गलत थी, तो ये चीजें अब तो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। लॉस ऑफ, और ये जो लोग इधर उधर फिरते हैं वो भी पकड़े जाते हैं जिधर भी होंगे ना पता चल जाता है कि ये बंदा इस जगह पर क्या कर रहा है। 100 दिन चोर का है। नहीं अब 100 दिन चोर का है ना, तो 100 दिन कोतवाल का भी है। तो एक दिन भी नहीं होता कि ना पकड़ा जाए बंदा। डेली की खबर हर बंदे को पता होती है। लॉस ऑफ स्टाफ एंड कस्टमर, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, लॉस ऑफ प्रॉफिट, मतलब वो है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। 3 लेक्चर्स हैं इसके टोटल। पहले में हमने पॉलिटिकल पढ़ा, दूसरे में हमने इकोनॉमिकल पढ़ा, और इसमें हमने सोशल पढ़ा। ठीक है, नहीं ये पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके ना आई कैप की बुक से ना एमसीक्यूज है 4-5 और 1-2 सवाल है, वो एक नजर पढ़ लेना बस, ठीक है ना। बाकी नोट्स याद नहीं करना, इसको सिर्फ पढ़ना है। सिर्फ जो चीजें मैंने कहा है ना, वो चंद चीजें पहले में वो सिस्टम की चीजें याद करनी है, दूसरे के अंदर वो अपने याद करनी है सिर्फ 3 इंडिकेटर, और इसमें आपने 3-4 ये देख लेनी है, और कुछ चीजें आप वहां से देख ले, डेमोग्राफिक के फैक्टर देख लेना। बाकी सिर्फ कहानियां पढ़ने वाली है,
डेमोग्राफिक के फैक्टर देख लेना ये वाला, और बस खत्म, और सिर्फ एक नजर पड़ना। इसका जो चैप्टर है ना नेक्स्ट, वो इंपॉर्टेंट है।